नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की परतों को खोलेंगे जिसने भारत के इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी। हाँ, मतलब कैसे लंदन के व्यापारियों की एक छोटी सी कंपनी हिंदुस्तान पर हुकूमत करने लगी। ये अपने आप में गजब की बात है। बिल्कुल। और हमारे पास जो ये लेख और नोट्स हैं, वे महज घटनाओं का ब्यौरा नहीं देते हैं ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस पूरी प्रक्रिया को समझने में मदद करते हैं, कैसे व्यापारिक इरादे धीरे धीरे राजनीतिक महत्वाकांक्षा में बदले और फिर उसके क्या नतीजे निकले। तो आज हम इन्हीं स्रोतों के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये असाधारण बदलाव आखिर हुआ कैसे, वो कौन से निर्णायक मोड़ थे और वो कौन सी ताकतें थीं जिन्होंने इसे संभव बनाया। यकीनन ये कहानी है बड़े मुनाफे की चाह की, बदलती वफादारियों की, चालाक कूटनीति और जाहिर टकराव की। मतलब कैसे मसालों और कपड़ों के व्यापार से शुरू हुई बात एक पूरे उपमहाद्वीप की किस्मत लिख गई। बिल्कुल। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं इसके बिल्कुल आगाज से। साल 1600 इंग्लैंड। हाँ, महारानी एलिजाबेथ प्रथम, उन्होंने कुछ लंदन के व्यापारियों के समूह को, जिसे हम ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं, एक कह सकते हैं शाही फरमान दिया, एक चार्टर। अच्छा। ये उन्हें पूर्वी दुनिया, खासकर ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का एकाधिकार देता था, मतलब मोनोपोली। और शुरुआत में इरादा पूरी तरह साफ था, सिर्फ व्यापार। पूरी तरह से। देखिए, यूरोप में एशियाई मसालों, रेशम, सूती कपड़ों, नील, इन सब चीजों की जबरदस्त मांग थी। और ये बहुत मुनाफे का सौदा था। बहुत ज्यादा। तो कंपनी का एकमात्र लक्ष्य था इन चीजों को खरीदकर यूरोप में बेचना और पैसा कमाना। उस वक्त मतलब दूर दूर तक राजनीतिक कब्जे का कोई विचार नहीं था। ये विशुद्ध रूप से एक कमर्शियल वेंचर था। और इसी इरादे से 1608 में उनका जहाज हेक्टर सूरत के बंदरगाह पर पहुंचा। हाँ, हेक्टर। ये भारत की जमीन पर उनका पहला कदम माना जाता है। लेकिन सिर्फ पहुंच जाना काफी नहीं था, है ना? बिल्कुल नहीं। उन्हें व्यापार करने के लिए स्थानीय शासकों की इजाजत चाहिए थी। और उस समय भारत में सबसे बड़ी ताकत कौन थे? मुगल। तो इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने सर थॉमस रो को भेजा। हाँ, 1615 में राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में। और ये मिशन कामयाब रहा। काफी हद तक, हाँ। जहांगीर ने कंपनी को सूरत में फैक्ट्री, मतलब गोदाम बनाने और साम्राज्य के दूसरे हिस्सों में व्यापार करने की अनुमति दे दी। अच्छा। ये सिर्फ एक इजाजत नहीं थी, इसने कंपनी को भारत में एक तरह से लीगल स्टैंडिंग दे दी। मतलब अब वो सिर्फ विदेशी व्यापारी नहीं थे। हाँ, उन्हें शहंशाह की स्वीकृति मिल गई थी। ये भारत में अंग्रेजी व्यापार की औपचारिक शुरुआत थी, कह सकते हैं। इस कानूनी आधार के मिलने के बाद तो कंपनी ने अपने पैर पसारने शुरू किए होंगे। हाँ, बिल्कुल। सूरत उनका पहला बड़ा केंद्र बना, लेकिन जल्दी उन्होंने दूसरे तटीय इलाकों पर भी नजर डाली। जैसे दक्षिण पूर्वी तट पर मद्रास, आज का चेन्नई, वहां उन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया। पश्चिमी तट पर बॉम्बे यानी मुंबई। वो तो पुर्तगालियों से मिला था ना? हाँ, वो इलाका ब्रिटिश क्राउन को पुर्तगालियों से दहेज में मिला था और क्राउन ने उसे कंपनी को लीज पर दे दिया। और फिर पूर्वी भारत में कलकत्ता, आज का कोलकाता, जहां फोर्ट विलियम खड़ा किया गया। और कलकत्ता तो आगे चलकर बहुत अहम साबित हुआ, है ना? उनकी सत्ता का केंद्र बन गया। बिल्कुल। तो ये सिर्फ व्यापारिक कोठियां नहीं थी, मतलब सिर्फ गोदाम नहीं थे। नहीं नहीं, ये किलेबंद बस्तियां थीं। इन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाने लगा। प्रेसिडेंसी? हाँ, मतलब ऐसे इलाके जहां कंपनी का अपना प्रशासन था, अपनी छोटी मोटी सेना थी, अपना गवर्नर होता था। मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता, ये 3 मुख्य प्रेसिडेंसी बन गईं। और यहीं से वो बदलाव की आहट सुनाई देने लगती है। किस तरह का बदलाव आप कह रहे हैं? देखिए, 17वीं सदी के अंत और 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी ने भारत की राजनीतिक नब्ज को पहचानना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कि शक्तिशाली मुगल साम्राज्य वो अब कमजोर पड़ रहा है। हाँ, औरंगजेब के बाद तो काफी तेजी से बिखराव हुआ। बिल्कुल। अंदरूनी झगड़े बढ़ रहे थे और कई क्षेत्रीय ताकतें सिर उठा रही थी। मराठे, सिख, मैसूर, बंगाल, अवध, और ये आपस में भी लड़ रही थी। और इस स्थिति में उन्हें सिर्फ व्यापार से ज्यादा कुछ नजर आया। हाँ, बिल्कुल। उन्हें लगा कि अगर थोड़ा राजनीतिक तौर पे दखल दिया जाए तो न सिर्फ अपने व्यापारिक हितों को बेहतर तरीके से सुरक्षित किया जा सकता है, बल्कि सीधे सत्ता से और ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। एग्जैक्टली। ये सोच धीरे धीरे जड़ पकड़ने लगी। अब महत्वाकांक्षा सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रही थी। यानी व्यापारी अब राजनीति के खेल में उतरने की तैयारी कर रहे थे। हाँ, और उन्होंने शुरू भी कर दिया। भारतीय राजाओं और नवाबों के आपसी झगड़ों में दखल देना शुरू किया। कभी किसी का साथ दिया, कभी किसी और का। अपनी छोटी मगर अनुशासित सेना का इस्तेमाल किया,
धीरे धीरे वो सिर्फ व्यापारी न रहकर एक अहम राजनीतिक और सैनिक ताकत बन गए। और इस बढ़ती ताकत और महत्वाकांक्षा का बड़ा प्रदर्शन हमें 18वीं सदी के मध्य में देखने को मिला, प्लासी के युद्ध में। सही कहा, 1757 का प्लासी का युद्ध ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव के बीच। लेकिन ये सिर्फ मैदान की लड़ाई नहीं थी, है ना? हाँ, सुना है इसमें धोखा बहुत था। बहुत ज्यादा। क्लाइव ने कूटनीति और साजिश का पूरा जाल बुना। नवाब के अपने ही सेनापति मीर जाफर और दूसरे बड़े अधिकारियों को मतलब नवाब बनाने का लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया। ओह, यानी युद्ध से पहले ही नतीजा तय हो चुका था। काफी हद तक, हाँ। लड़ाई के मैदान में नवाब की सेना का एक बड़ा हिस्सा वो बस खामोश खड़ा रहा। सिराजुद्दौला की हार हुई, वो मारे गए और मीर जाफर को नाम मात्र का नवाब बना दिया गया। लेकिन असली चाबी तो क्लाइव और कंपनी के हाथ में आ गई। बिल्कुल। और सबसे अहम बात यह हुई कि बंगाल, जो उस समय भारत का सबसे अमीर सूबा था, उसके संसाधन अब कंपनी के लिए पूरी तरह खुल गए। तो प्लासी ने कंपनी को सिर्फ एक जीत नहीं दी, बल्कि आर्थिक तौर पर बहुत मजबूत कर दिया। निश्चित रूप से ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, इसने कंपनी के काम करने का तरीका ही बदल दिया। अब उन्हें समझ आ गया था कि सीधे राजनीतिक नियंत्रण से कितना भारी मुनाफा कमाया जा सकता है। इसने उनकी महत्वाकांक्षा को जैसे पंख लगा दिए। व्यापारी अब शासक बनने का सपना देख रहे थे। हाँ, और बंगाल के खजाने ने उस सपने को हकीकत बनाने का रास्ता खोल दिया था। लेकिन मीर जाफर भी शायद कंपनी की मांगों को पूरा नहीं कर पाए। कठपुतली नवाब कब तक चलता? हाँ बिल्कुल, जल्द ही कंपनी उनसे भी नाखुश हो गए। बहुत पैसा मांग रहे थे वो लोग, तो उन्हें हटाकर उनके दामाद मीर कासिम को नवाब बना दिया। लेकिन मीर कासिम थोड़े अलग निकले। हाँ, मीर कासिम ने कंपनी के बढ़ते दखल को कम करने की कोशिश की। अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गए, अपनी सेना को यूरोपीय तरीके से मजबूत करने की कोशिश की, टैक्स सिस्टम सुधारने की कोशिश की। ये सब बातें कंपनी को पसंद नहीं आई। और नतीजा हुआ एक और टकराव, बक्सर की लड़ाई। जी, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ और इस बार कंपनी के सामने ज्यादा बड़ी चुनौती थी। हाँ, इस बार तो 3 बड़ी ताकतें थी उनके खिलाफ। बिल्कुल। एक तरफ थे बंगाल के हटाए गए नवाब मीर कासिम, दूसरी तरफ अवध के नवाब शुजाउद्दौला और साथ में नाम मात्र के ही सही पर मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। ये एक बड़ा गठबंधन था। लेकिन नतीजा फिर कंपनी के पक्ष में रहा। इस बार कैसे? क्या फिर कोई साजिश थी? नहीं, इस बार ये प्लासी की तरह सिर्फ साजिश की जीत नहीं थी। हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में कंपनी की सेना ने अपनी बेहतर ट्रेनिंग, अनुशासन और रणनीति के दम पर इस संयुक्त भारतीय सेना को बुरी तरह हराया। अच्छा। बक्सर की जीत ने प्लासी से भी ज्यादा स्पष्ट रूप से कंपनी की सैन्य ताकत को साबित कर दिया। अब उत्तर भारत में उन्हें चुनौती देने वाला कोई नहीं बचा था। बक्सर की जीत के बाद कंपनी की स्थिति तो बहुत मजबूत हो गई होगी। बेहद मजबूत। और इसका सीधा नतीजा निकला 1765 की इलाहाबाद की संधि में। रॉबर्ट क्लाइव, जो फिर से गवर्नर बनकर आए थे, हाँ? उन्होंने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से एक फरमान हासिल किया। क्या था उस फरमान में? ऐसा क्या खास था? उसमें कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी सौंप दी गई। दीवानी? इसका मतलब क्या था? ठीक। दीवानी का मतलब था इन तीनों सूबों में लगान यानी टैक्स वसूलने का अधिकार। प्रशासन का काम, जिसे निजामत कहते थे, वो नाम के लिए नवाब के पास रहने दिया गया। लेकिन बिना पैसे के निजामत का कोई मतलब नहीं था। बिल्कुल। असल सत्ता यानी खजाने की चाबी अब सीधे कंपनी के हाथ में थी। अच्छा। तो अब कंपनी भारत के सबसे अमीर इलाकों से सीधे टैक्स वसूल सकती थी। ये तो बहुत बड़ा कदम था। ये निर्णायक कदम था। आप सोचिए, अब कंपनी के पास अपनी सेना, अपने व्यापार और अपने प्रशासन को चलाने के लिए भारत का ही पैसा था। उन्हें इंग्लैंड से पैसा लाने की जरूरत बहुत कम हो गई। अच्छा। ये भारत के आर्थिक शोषण की और कंपनी के एक प्रशासक के तौर पर स्थापित होने की असली शुरुआत थी। अब वो सिर्फ व्यापारी नहीं, बल्कि राजस्व वसूलने वाले शासक बन गए थे। लेकिन क्या सब कुछ ठीक चल रहा था? मतलब कंपनी शासन भी कर रही थी, व्यापार भी। ये सब संभालना आसान तो नहीं रहा होगा। यहीं दिक्कतें शुरू हुई। कंपनी के अधिकारी खुद तो निजी व्यापार करके और रिश्वत लेकर अमीर हो रहे थे। उन्हें नवाब कहा जाने लगा था ब्रिटेन में। हाँ, सुना है इसके बारे में। लेकिन कंपनी खुद वो कर्ज में डूब रही थी। शासन चलाना महंगा साबित हो रहा था और भ्रष्टाचार चरम पर था।
तो क्या ब्रिटेन में बैठे हुक्मरानों को इसकी खबर थी या वो अनजान थे? नहीं, खबर तो थी, बिल्कुल। जब ये खबरें ब्रिटेन पहुंची कि भाई कंपनी के अधिकारी तो मालामाल हो रहे हैं और कंपनी खुद दिवालिया होने की कगार पर है, तो ब्रिटिश संसद को दखल देना पड़ा। उन्हें लगा होगा कि ये तो गड़बड़ हो रही है। हाँ, उन्हें लगा कि भारत में कंपनी की ताकत पर लगाम कसना जरूरी है। तो पहला बड़ा कदम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट ने क्या बदला? इसने पहली बार ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कामकाज को नियंत्रित करने का अधिकार दिया। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया और मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को कुछ मामलों में उसके अधीन लाया गया। और पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स बने। हाँ, वॉरेन हेस्टिंग्स। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट भी बनाया गया। ये लंदन से कंपनी पर नकेल कसने की पहली कोशिश थी, हालांकि ये बहुत कामयाब नहीं हुई। तो क्या इसके बाद और कड़े कदम उठाए गए? हाँ, जरूरत महसूस हुई। तो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। ये ज्यादा असरदार था। इसमें क्या था? इसने कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कामों को साफ तौर पर अलग कर दिया। राजनीतिक मामलों की निगरानी के लिए लंदन में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। अब कंपनी का भारतीय प्रशासन सीधे तौर पर ब्रिटिश सरकार के प्रति जवाबदेह हो गया था। अच्छा, मतलब अब लगाम कसनी शुरू हो गई थी। हाँ, कंपनी की आजादी कम होती जा रही थी और ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ता जा रहा था। यानी कंपनी धीरे धीरे अपनी ताकत खो रही थी और ब्रिटिश क्राउन का शिकंजा कस रहा था। सही समझ रही हैं आप। और ये सिलसिला जारी रहा। 1813 के चार्टर एक्ट ने चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर कंपनी का बाकी सारा व्यापारिक अधिकार खत्म कर दिया। ओह, और 1833 के चार्टर एक्ट ने तो कंपनी के व्यापारिक काम पूरी तरह बंद ही कर दिए। अब वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश क्राउन की तरफ से भारत पर शासन करने वाली एक एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी बन गई थी। तो अब कंपनी का मुख्य काम ही शासन चलाना हो गया था ब्रिटेन के इशारे पर। लेकिन ये शासन ये भारतीयों के लिए बहुत भारी पड़ रहा था। कंपनी की नीतियां, जैसे जमीन पर भारी टैक्स लगाना। हाँ, लगान। हाँ, लगान। इसने किसानों को बुरी तरह प्रभावित किया। फिर ब्रिटेन में बनी सस्ती चीजों के आने से भारत के पारंपरिक उद्योग, खासकर कपड़ा उद्योग, वो तबाह हो रहे थे। लाखों कारीगर बेरोजगार हो गए। और सामाजिक स्तर पर भी दखलंदाजी हो रही थी। हाँ, देखिए, अंग्रेजों ने कुछ सामाजिक सुधार भी किए, जैसे सती प्रथा पर रोक लगाई। ये अच्छी बात थी, लेकिन कई भारतीयों ने इसे अपने धर्म और रिवाजों में दखलंदाजी माना। फिर सेना में भारतीय सिपाहियों के साथ नस्लीय भेदभाव होता था। कम वेतन, तरक्की के मौके न मिलना, ये सब बातें भी असंतोष बढ़ा रही थीं। और ऊपर से डलहौजी की हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। हाँ, जिसने कई रियासतों को नाराज कर दिया था। झांसी, सतारा, नागपुर। बिल्कुल। तो मतलब बारूद जमा हो रहा था, बस एक चिंगारी का इंतजार था। बिल्कुल। और वो चिंगारी मिली 1857 में नई एनफील्ड राइफल के कारतूसों के रूप में। हाँ, वो चर्बी वाले कारतूस। अफवाह फैली कि इन कारतूसों पर लगी चर्बी गाय और सूअर की है, जिसे राइफल में भरने से पहले मुंह से काटना पड़ता था। और ये हिंदू और मुसलमान दोनों सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए काफी था। और मेरठ से ये विद्रोह शुरू हुआ। हाँ, मेरठ छावनी में सिपाहियों ने कारतूस इस्तेमाल करने से मना किया, उन्हें सजा मिली और फिर विद्रोह भड़क उड़े। ये आग तेजी से फैली दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, ग्वालियर, अवध, मध्य भारत के कई इलाकों में। और ये सिर्फ सिपाहियों तक सीमित नहीं रहा। नहीं, यही इसकी खासियत थी। कई पुराने शासक जिन्हें अंग्रेजों ने हटा दिया था, जैसे नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई। हाँ, जमींदार जिनकी जमीनें छिन गई थीं, किसान जो भारी लगान से परेशान थे, और आम लोग भी, वो भी इस विद्रोह में शामिल हो गए। ये अंग्रेजी राज के खिलाफ एक बड़ा जन उभार बन गया। हालांकि ये पूरे भारत में एक साथ नहीं फैला, लेकिन अंततः ये विद्रोह दबा दिया गया। क्यों? हाँ, विद्रोहियों में आपसी तालमेल की कमी थी। एक सर्वमान्य नेता और भविष्य की स्पष्ट योजना का अभाव था। उनके हथियार भी अंग्रेजों के मुकाबले पुराने थे। दूसरी तरफ कंपनी को ब्रिटिश सरकार का पूरा समर्थन मिला, आधुनिक हथियार मिले। और उन्होंने सिख और गोरखा रेजिमेंट की मदद भी ली। हाँ, उनकी मदद से विद्रोह को बेरहमी से कुचल दिया गया। लेकिन क्या इस विद्रोह ने सब कुछ बदल दिया? मतलब इसका असर क्या हुआ? इसने ब्रिटिश सरकार को जड़ से हिला दिया। उन्हें समझ आ गया कि भारत जैसे विशाल देश पर एक ट्रेडिंग कंपनी के भरोसे शासन करना कितना खतरनाक और अस्थिर हो सकता है। विद्रोह ने कंपनी के प्रशासन की सारी कमजोरियां उजागर कर दी थी। अब बदलाव जरूरी था। और वो बदलाव क्या था? कंपनी का अंत? हाँ, बिल्कुल। विद्रोह के तुरंत बाद 1858 में
ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया। इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को पूरी तरह खत्म कर दिया। पूरी तरह से खत्म? तो सत्ता किसके हाथ में गई? सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के हाथ में। भारत का शासन अब सीधे लंदन से चलाया जाना था। इसके लिए ब्रिटिश कैबिनेट में एक मंत्री का पद बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और भारत में गवर्नर जनरल का पद? गवर्नर जनरल को अब वाइसराय कहा जाने लगा, जो सीधे क्राउन का प्रतिनिधि था। लॉर्ड कैनिंग पहले वाइसराय बने। महारानी विक्टोरिया को बाद में 1876 में भारत की सम्राज्ञी भी घोषित किया गया। और उस ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हुआ जिसने सब शुरू किया था? वो कंपनी कहाँ गई? उसे औपचारिक रूप से 1 जून 1874 को भंग कर दिया गया। खत्म। मतलब जिस कंपनी ने लगभग 250 साल पहले मसालों का व्यापार करने के लिए भारत में कदम रखा था, उसका वजूद ही खत्म हो गया? हाँ, एक कंपनी का राज खत्म हुआ और ब्रिटिश राज की सीधी हुकूमत शुरू हुई, जो अगले 90 साल तक चली, 1947 तक। ये थी कहानी ईस्ट इंडिया कंपनी की, व्यापार से साम्राज्य तक और फिर अंत तक। हमने देखा कैसे इजाज़त लेकर व्यापार करने आई एक कंपनी ने धीरे धीरे यहीं की ज़मीन पर कब्जा किया, यहीं के पैसे से अपनी ताकत बढ़ाई और शासक बन बैठी। और फिर कैसे एक बड़े विद्रोह ने उसके अंत की पटकथा लिख दी। ये कहानी हमें साफ दिखाती है कि कैसे आर्थिक ताकत राजनीतिक ताकत में बदल सकती है ना। बिल्कुल। और कैसे किसी बाहरी शक्ति के लिए किसी जगह की अंदरूनी फूट और कमजोरियां वो कब्जा करने का रास्ता खोल सकती हैं। ये उपनिवेशवाद के स्थापित होने का एक जीता जागता उदाहरण है। सोचने वाली बात है कि इतिहास के छोटे छोटे लगने वाले फैसले या घटनाएं कितने बड़े और स्थायी असर छोड़ जाती हैं। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ। सोचिए, अगर 1857 का विद्रोह ना हुआ होता, या मान लीजिए उसका नतीजा कुछ और होता, तो क्या कंपनी का राज और लंबा चलता, या फिर उसके खात्मे की कोई और वजह सामने आती? अगर ऐसा होता तो आज भारत का नक्शा और भविष्य कैसा होता? ये वाकई सोचने वाली बात है। जरूर सोचिएगा इस पर। आज की इस गहरी पड़ताल में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।